आज हमारा टॉपिक जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, बही खाता तथा लेखा शास्त्र कक्षा 12 बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी की बुक है, यहाँ पर मौजूद है। और इसमें जो हमने आज का चैप्टर सेलेक्ट किया है वह बहुत महत्वपूर्ण है, वह है अनुपात विश्लेषण। यहाँ पर आप देख रहे हैं अनुपात विश्लेषण चैप्टर नंबर 15। इसमें हम जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने चल रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर ये प्रॉब्लम मौजूद है। किसी स्टूडेंट को हमने बुक दिया था, परंतु देखो उसने फाड़ चीड़ के हमें दिया है। खैर, नंबर्स में दिख रहे हैं, हमें उसी का मतलब है, उसी का ही यूज करेंगे। सबसे पहले यह जानने की कोशिश करिए कि अनुपात विश्लेषण है क्या। तो कुछ प्रमुख विद्वानों ने अनुपात विश्लेषण के ऊपर अपनी परिभाषाओं को व्यक्त किया हुआ है। इसमें सबसे पहला नाम रॉबर्ट एंथोनी का आता है। उन्होंने कहा कि अनुपात एक संख्या का दूसरी संख्या के संदर्भ में व्यक्त किया गया संबंध है। यानी अगर एक संख्या के दूसरी संख्या के बीच के अगर संबंध को व्यक्त करना है तो उसी को ही हम अनुपात कहेंगे। दूसरा एक और विद्वान है, उनका नाम है कनेडी एवं मैकमिलन। उनके शब्दों की अगर बात करें तो उन्होंने ये कहा है कि एक मद का या मदों का दूसरे मद से संबंध का गणितीय माध्यम से यदि अभिव्यक्त किया जाता है तो उसी को अनुपात कहते हैं। अनुपात की अगर हम प्रकार की बात करते हैं तो अनुपात 3 प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। यदि अनुपात को ध्यान से समझा जाए तो प्रतिशत के आधार पर, दूसरा शुद्ध अनुपात के आधार पर, तीसरा दर या गुना के आधार पर व्यक्त किया जा सकता है। अब बात करते हैं अनुपात के प्रयोग से एक संस्था या एक बड़ी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन को क्या फ़ायदा हो सकता है, तो उस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं। पहला फ़ायदा हो सकता है उसकी उपयोगिता में प्रवृत्ति विश्लेषण होता है। प्रवृत्ति विश्लेषण से हमारा मतलब होता है वह कंपनी किसी चीज़ को यह जानने की कोशिश कर सकती है कि कौन सी चीज़ किस चीज़ के प्रति कितने गुना है। यानी प्रॉफिट है तो वह प्रॉफिट पिछले साल के प्रॉफिट के हिसाब से किस आधार पर है, या वह मटेरियल का कितना गुना है, या वह मजदूरी का कितना प्रतिशत है। इस प्रकार से हम उसके बारे में जान सकते हैं कि बिक्री के आधार पर या क्रय के आधार पर कौन सा मद या कौन सा व्यय या आय किसका कितना गुना है। दूसरा है प्रभावी नियंत्रण। हम अनुपात विश्लेषण से ऑर्गेनाइजेशन पर संपूर्ण कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं, प्रमापों का निर्धारण कर सकते हैं, हमारे जो स्टैंडर्ड है उसको हम डिसाइड कर सकते हैं। चौथा है तरलता स्थिति का ज्ञान। हमें लिक्विडिटी का पता लग सकता है, यानी कि हमारे पास कैश या लिक्विडिटी फॉर्म में कितनी संपत्ति है जिसको हमें आए दिन ज़रूरत पड़ती रहती है। पांचवा है शोधन क्षमता का ज्ञान, अर्थात हमें कितने रुपए की आवश्यकता है अपने कर्जों को निपटाने के लिए, या क्या हम अपने ऋणों को, अपने कर्जों को निपटाने में समर्थ हैं, सक्षम हैं या नहीं हैं। अगला पॉइंट से फायदा हो सकता है पूर्ण लाभप्रदता का ज्ञान। पूर्ण लाभप्रदता से मतलब होता है क्या हम ऐसी स्थिति में ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी को चला रहे हैं जिससे हमारा प्रॉफिट की ओर इशारा हो रहा हो, यानी कि हम प्रॉफिट की ओर बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। इसका भी हमें संपूर्ण ज्ञान रेशो एनालिसिस से यानी अनुपात विश्लेषण से हो सकता है। लास्ट है कार्य कुशलता की क्षमता का ज्ञान, अर्थात हम कार्य कुशलता की क्षमता और उसकी तुलना का भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। यानी पिछले साल हमारी कार्य क्षमता या कार्य कुशलता कैसी थी और उसका प्रदर्शन इस साल कैसा है, यह भी हम आसानी से जान सकते हैं। अब चलते हैं इस चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की ओर। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है सिंह एंड शर्मा कंपनी का 31 मार्च 2016 का आर्थिक चिट्ठा दिया गया है। इसमें समतांश पूंजी, दीर्घकालीन ऋण, बैंक ओवरड्राफ्ट, लेनदार, आदत व्यय, प्रस्तावित लाभांश और संचय कर संचय लाभ दिया गया है।
और संपत्तियों की ओर बात करें तो रोकड़, अल्पकालीन विनियोग, देनदार, स्कंध, प्राप्य बिल, स्थायी संपत्तियां, प्रारंभिक व्यय लिखा गया है। अब क्वेश्चन के मुताबिक बोला है निम्न अनुपातों की गणना कीजिए। चालू अनुपात और तरलता अनुपात यानी करंट रेशो और लिक्विड रेशो का पता लगाइए। तो हम सबसे पहले करंट रेशो का जब पता लगाएंगे तो हमारे पास करंट एसेट्स का होना बहुत ज़रूरी है। हमने पहली वीडियो में इसका जो फॉर्मूला लिखा है उसमें करंट एसेट्स में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं उसमें बताया हुआ है। तो उसके मुताबिक कैश, अल्पकालीन विनियोग यानी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, स्टॉक, बिल्स रिसेबल, ये पाँचों यानी 12,000, 20,000, 70,000, 40,000 और 30,000 कुल मिला के 1,72,000 रुपये करंट एसेट्स होंगे। उनको हम इस तरह व्यक्त कर सकते हैं। पहले हम इसको लिख लेंगे। कैश 12,000, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, स्टॉक, बिल्स रिसेबल, कुल मिला के टोटल करंट एसेट्स 1,72,000 हो चुका है। इसको आप स्क्रीन पर बाकायदे देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने तमाम करंट एसेट्स को जो कि करंट एसेट्स के दायरे में आते हैं उन्हीं को ही लिखेंगे। अब बात करेंगे करंट लायबिलिटी की। करंट लायबिलिटी इसमें देखेंगे तो करंट लायबिलिटी जो हमने फॉर्मेट लिखा है उस फॉर्मेट के मुताबिक प्रपोज्ड डिविडेंड, टैक्स रिजर्व, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये 5 आइटम करंट लायबिलिटी के कोटे में आते हैं। यानी टैक्स रिजर्व, प्रपोज्ड डिविडेंड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्रेडिटर्स और बैंक ओवरड्राफ्ट कुल मिला के 1,37,000 रुपये के टोटल करेंट एसेट्स तो हो चुका, करंट लायबिलिटी होगा ये। तो टोटल करंट लायबिलिटी 1,37,000 होगा। अब हमें लिक्विड रेशियो के लिए लिक्विड एसेट्स की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है लिक्विड रेशियो का उसको ध्यान देंगे। लिक्विड एसेट्स पहले जानने की कोशिश करते हैं क्या होता है। इसका फॉर्मूला है टोटल करेंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेज। तो टोटल करेंट एसेट्स ये है और स्टॉक माइनस करेंगे तो स्टॉक है यहाँ पे 40,000 रुपये। इसको घटाएंगे 40,000 को, प्रीपेड को भी घटाना लेकिन प्रीपेड इसमें दिया नहीं है तो सिर्फ हम 40,000 घटाएंगे तो 1,32,000 प्राप्त होगा। अब हम करंट रेशो का फॉर्मूला पुट करेंगे। यहाँ लिखेंगे करंट रेशो इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स 1,72,000 अपॉन करंट लायबिलिटीज 1,37,000। इसको हम डिवाइड करेंगे। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद 1.255 अपॉन 1 आएगा। इसका मतलब इसका जो अनुपात है 1.255 रेशो 1 होता है। इसके बाद हम लिक्विड रेशो का फॉर्मूला पुट करेंगे। लिक्विड रेशो इक्वल टू लिक्विड एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटीज। जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे देखेंगे तो हमने लिक्विड एसेट्स पहले ही निकाल दिया था जो कि हमने यहाँ पर स्क्रीन पर आपको इस वक्त दिखा रहे हैं 1,32,000 रुपये। यही है लिक्विड एसेट्स, यह है करंट लायबिलिटीज। तो इनको ऐसे ही लिखिए 1,32,000 अपॉन 1,37,000। तो जो हमारा रिजल्ट आएगा 0.964 रेशो 1, अर्थात इसका अगर हम रेशो के रूप में व्यक्त करेंगे तो 0.964 रेशो 1। इस प्रकार से हमारा पहला क्वेश्चन रेडी हो गया है। सॉल्यूशन यहाँ पे है 1.255 रेशो 1 और 0.964 रेशो 1। ये करंट रेशो और ये लिक्विड रेशो है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। यहाँ पर लिखा है शुद्ध उधार विक्रय, कुल देनदार और प्राप्य बिल। तो ध्यान से देखेंगे
तो यहाँ पर क्वेश्चन के मुताबिक 2009-2010 का लिखा है। क्वेश्चन बोला गया देनदार आवर्त अनुपात की गणना कीजिए। यहाँ पर जो बुक हमने दी थी उधारी में, यहाँ पर दिया है बिल्कुल चीथड़े करके। हम गिनती देख लेते हैं। हाँ, देनदार आवर्त अनुपात है ये, ठीक चल रहा है। अब हम फॉर्मूला पुट करेंगे। पहले देनदार आवर्त अनुपात होता क्या है यह जानने की कोशिश करते हैं। देनदार आवर्त अनुपात क्या है? डेब्टर टर्नओवर, क्वेश्चन नंबर ये 2 है। डेब्टर टर्नओवर इक्वल टू डेब्टर्स टर्नओवर, इसका फॉर्मूला है क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेब्टर्स। एवरेज डेब्टर्स इस तरह से लिखेंगे। तो क्रेडिट सेल क्या है? क्वेश्चन के मुताबिक क्रेडिट सेल देखेंगे 2009 का 10 लाख रुपए है। इसमें थोड़ा फटने की वजह से ये थोड़ा नंबर जो है वो हो रहा है। 10 लाख है और ये 86,000 डेब्टर्स है। और प्राप्त बिल यहाँ पर 24,000 है। आप अपनी बुक में मिला सकते होंगे, इसको मिला सकेंगे तो मिला सकिएगा, यानी मिला लीजिएगा। तो क्रेडिट सेल यहाँ पर हम लिखेंगे 10 लाख और एवरेज डेब्टर में फार्मूला हमने लिखा था ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स अपॉन 2। अगर प्राप्त बिल यानी बिल्स रिसेबल है तो उसे भी जोड़ देंगे। तो फिलहाल इसमें डेटर्स और बीआर लिखा है 86,000 प्लस 24,000, दोनों मिला के 1,10,000 होते हैं। यानी 10 लाख को हम 1,10,000 से डिवाइड करेंगे तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वह 9.09 टाइम्स का मिलेगा, यानी 9.09 गुना। ये 2009 का है। अब हम 2010 का देखेंगे। 2010 के लिए भी फार्मूला तो यही होगा, सिर्फ हमें वैल्यू चेक करनी होगी। तो यहाँ पर वैल्यू है 25 लाख और यहाँ पे डेटर्स 2 लाख और यहाँ पर बिल्स रिसेबल 4 लाख है। तो 25 लाख बटे 2 लाख प्लस 4 लाख करेंगे। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करिए 25 लाख प्लस 2 लाख यहाँ पर प्लस 4 लाख। इस तरह से हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो इसका मतलब है हम 25 लाख को 6 लाख से डिवाइड करेंगे तो 4.17 टाइम्स यानी 4.17 गुना हमारा जवाब होगा।